ओह! क्या हाल है? भाई मैं थोड़ा-सा तारुफ़ करा दूँ अपना, मेरा नाम हमज़ा असलम है। जर्मनी में मैं एज़ अ स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में हूँ अभी। थुरिंगिया में रहता हूँ मैं। तो असल में मुझे बात उनसे करनी है कि जो अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि उन्होंने अभी अप्लाई करा है जर्मनी में, ठीक है? और अभी वो वेट कर रहे हैं कि उनका क्या होगा, यानी उनको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका एडमिशन आएगा कि नहीं आएगा, इसमें रहते हैं इसी। और अभी अपॉइंटमेंट अप्लाई करने की नहीं करने, क्योंकि बहुत पैनिक सी सिचुएशन है, ख़ास तौर पे अब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बहुत से अभी मैंने एक स्टूडेंट का केस सुना कि वो अभी 1,80,000 लेकर आया पाकिस्तान से यहाँ पर मेरे टाइम पे, जब लास्ट ईयर में मैं लगा हुआ था अप्लाई करने में, तो मेरे तकरीबन 40,000 रुपए से मेरी बात हो रही थी। तो अब मार्केट में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गई, क्योंकि डिमांड बहुत हो गई, बच्चे बहुत आ रहे हैं। तो अब मसला आपका ये है कि आपको एक अनसर्टेनिटी है, एडमिशन आपको आया है कि नहीं भी आना है। आप अभी जो आपका वो है, आपका एजेंट है, उसको आप पैसे दें नहीं दें, आप इसी दुविधा में आप लगे हुए। तो इसका हल मेरे पास ये है कि आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहले फ़िल्टर बेसिकली क्या होता है, पैनिक होता है, राइट? उसी में ही लोग ना अपना पैसा बर्बाद करते हैं। आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि यानी कि पहले आपको अपने फेयर्स क्लियर करने चाहिए। वर्स्ट कम टू वर्स्ट क्या होगा? वर्स्ट कम टू वर्स्ट ये होगा कि आपका एडमिशन नहीं आता है, ठीक है? और आप दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं, तो इसमें तो आप बिल्कुल ही साइड पे हो जाएँगे। दूसरा वर्स्ट केस क्या होगा कि आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, लेकिन आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो फिर क्या होगा कि फिर आपको 2 ऑप्शन होंगे, या तो फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी से बात करो, उनको बोलो कि मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आप मेरा एडमिशन नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि मेरा वीज़ा का मसला चल रहा है। दूसरा केस क्या होता है कि तुम पाकिस्तान में ही कुछ टाइम रुको, यानी कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, तुम्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, तो तुम्हें वीज़ा लेट लगेगा, तो तुम्हें कुछ क्लासेस पाकिस्तान से लेनी पड़ेंगी सेमेस्टर की शुरू की, और उसके बाद जब तुम्हारा वीज़ा लगेगा, फिर बाकी क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मैं दोनों सिचुएशन बताता हूँ क्या करना होगा। तीसरा सिनेरियो ये होगा कि तुम एजेंट को पैसे दो, एजेंट तुम्हें टाइमली अपॉइंटमेंट निकाल के दे, और तुम सेमेस्टर शुरू होने से पहले, सेमेस्टर शुरू होते-होते तुम यहाँ पर आ जाओ। ये एक बेहतर सिनेरियो है। सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि आप ये करें कि खुद अपॉइंटमेंट निकालें, आप अपने रिश्तेदार हैं, उनको अपॉइंटमेंट निकालने को बोलें। इवन कुछ आपके कज़िन्स हैं, उनको आप बोलें, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा। एजेंट ज़ाहिर सी बात है 1 लाख 2 लाख की बात करता है, आप उनसे बोलो, मैं तुम्हें 35,000 रुपए दे दूँगा या 40,000 रुपए दे दूँगा, लेकिन तुम मुझे अपॉइंटमेंट निकाल के दे दो। तो कोई आते हुए पैसे को क्यों मना करेगा? तो वो निकाल के देगा आपको अपॉइंटमेंट। तो इतने आप चीज़ें करेंगे, तो चांसेस हैं कि अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको। अच्छा, अब एक-एक केस में चलते हैं। सबसे बेस्ट केस क्या है आपके पास कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हो, जिस भी तरह आपने अपॉइंटमेंट निकाल ली, ठीक है? और उसमें अब एक और चीज़ आती है, आप एजेंट को कब अप्रोच करो? आप एजेंट को जब अप्रोच करो कि जब आपके हाथ में एडमिशन लेटर आ जाता है, उसके बाद। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप जब एजेंट से बात करते हो, तो आप अपना शनाख्ती कार्ड, अपना पासपोर्ट आईडी, और आपका अपना ईमेल एड्रेस, आप दोनों देते हो अपने, जो भी आपका एजेंट होता है उसको। अब बिल-फ़र्ज़ आपकी अपॉइंटमेंट आपको जो है मिल जाती है, लेकिन आपका एडमिशन नहीं आता, तो आप एजेंट को क्या बोलोगे कि यार मेरी तो अपॉइंटमेंट नहीं आई है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें धोखा देने वाली बात है, एजेंट को धोखा देने वाली बात है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये काम करें। दूसरी बात ये कि एजेंट इतने बेवकूफ़ हैं कि क्या अगर आप इस तरह करेंगे तो उसका कोई हल नहीं है, उनके पास भी कोई ना कोई हल होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका इतना सेंसिटिव डेटा उनके हाथ में आया हुआ होगा, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं देख लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, तो गो अहेड आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कभी भी अपने देखने वालों को। अच्छा, दूसरा सीन ये है कि आपने जो है बिल-फ़र्ज़ आपका एडमिशन बहुत लेट आता है। भई आप बोलोगे ना, भई मेरा एडमिशन तो अभी तक नहीं आया, इतना टाइम हुआ है, तो मेरा बिल-फ़र्ज़ एडमिशन आता है, मैं समर वालों की बात करूँगा, अपना विंटर वाले भी उसी तरह हिसाब-किताब लगा लें। समर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं अप्रैल के महीने में। बिल-फ़र्ज़ आपका एडमिशन आपको मिलता है 20 जनवरी को, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, 15 जनवरी, 20 जनवरी को आपका एडमिशन लेटर आता है। आपसे खुद नहीं निकल सकी अपॉइंटमेंट, आप रात में 4 बजे बैठे हो, 3 बजे बैठे हो, आपसे नहीं निकल सकी अपॉइंटमेंट। आपने क्या करा, अपना जो आपका वो होता है, एजेंट होता है, उसको अप्रोच करा आपने। एजेंट को आपने अपना पैसे-वैसे दिए, एजेंट को, उससे बात करी, एजेंट बैठा, एजेंट भी फ़ौरन निकाल के नहीं देगा, उसके हाथ में भी छड़ी है, उसको भी निकालते-निकालते महीना लग जाता है, ठीक है? आप फिर आते हो यहाँ पर अप्रैल के बाद, या मई में आते हो, या तुम उसमें आते हो, मई जून में आते हो, तो बिल्कुल तुम 2 जून या 3 जून को तुम्हारा हुआ कि यानी कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट मिली तुम्हें 2 मई की, ठीक है? तुम्हारा वीज़ा लगेगा 3 जून से, तुम्हारा वीज़ा लगेगा, 1 महीने बाद का ही लगता है हमेशा। तो तुम्हारा, यानी कि जब तुम्हारे हाथ में वीज़ा लग के आता है, उसी दिन से तुम ट्रैवल कर सकते हो, डिपेंड करता है तुमने डेट क्या डाली है। तो तुम्हारा वीज़ा लग गया, तुम बोले अच्छा अब मैं ट्रैवल करूँगा, ठीक है? तुम्हारा फाइनलाइज़ हो गया, अब तुम ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? अब तुम सवाल ये करोगे कि भई मैं पाकिस्तान से क्लासेस कैसे लूँगा? घबराहट होती है। इसका हल ये है कि हम जब यहाँ पर आए, तो हमने भी सिस्टम को समझा। बेसिकली क्या करोगे कि तुम ये करोगे कि यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जर्मन यूनिवर्सिटीज़, इन लोग के ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। वहाँ पर ये लोग के जो लेक्चर्स होते हैं, वो सारे ऑर्गनाइज़ होते हैं, वहाँ पे सारी पीडीएफ्स अपलोड होते हैं। जहाँ तक पढ़ाई से पीछे रह जाने की बात है, तो अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालते हैं। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं डाले, तो वो लोग स्लाइड्स डालते हैं, तो आप स्लाइड से पढ़ सकते हो। पाकिस्तान में भी हम लेक्चर्स तो लेते थे, तो हमें भी पता है, लेकिन लेक्चर से अक्सर टीचर्स का नहीं समझ में आता था। हमने बैचलर में यही करा है, खासतौर पे मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हूँ, तो अपने पर्सपेक्टिव में यही बताऊँगा कि अगर हम 6 कोर्सेज़ ले रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि 3 टीचर्स का समझ में आ रहा है, 3 टीचर्स का नहीं समझ में आ रहा है। अक्सर सेमेस्टर में ऐसा होता था कि 5 कोर्सेज़ लिए हैं, तो 2 का समझ में आ रहा है, 3 का समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्लासेस भी अक्सर नहीं लेते थे। तो इसी सिनेरियो को इस तरह समझ के रखो, और आप अपना वो करो, क्या नाम है, जो स्लाइड्स हैं, उन पे आप फोकस करो। और आप जब उनके जो ऑनलाइन, यानी पढ़ाई का जो एजुकेशन का पोर्टल है उस यूनिवर्सिटी का, वो, अच्छा एक और बात, उस यूनिवर्सिटी का पढ़ाई का पोर्टल और जो जिस पे आपने अप्लाई करा है, जो एडमिशन पोर्टल है, वो दोनों अलग-अलग होते हैं। तो ये नहीं समझना कि एडमिशन पोर्टल ही तुम्हारी पढ़ाई का पोर्टल है। जब तुम्हारे हाथ में एडमिशन लेटर आ जाएगा ना, तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट से मुसलसल कॉन्टैक्ट कराना, उनसे बोलना कि मेरी पढ़ाई कब स्टार्ट होगी, मेरा एनरोलमेंट वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारी चलेंगी, वो तुम देखना। तो एनरोलमेंट होने के बाद तुम एक्सेस कर सकते हो, तुम्हारा एडमिशन लेटर आ गया, उसके बाद तुमने एनरोलमेंट लेने के बाद एक्सेस कर सकते हो तुम वो सारी चीज़ें, यानी कि जो तुम्हारा एडमिशन, ये जो तुम्हारा एजुकेशन पोर्टल है यूनिवर्सिटी का, वो तुम एनरोलमेंट के बाद ही एक्सेस कर सकते हो, और वो तुम्हें कोई नंबर आईडी वगैरह देंगे, वो सब डाल के तुम एक्सेस कर सकते हो। तो इसका तो ये हाल है।
आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन पोर्टल है, वहाँ पर आप स्लाइड्स को फॉलो करो। वहाँ पर जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, उनका भी डेटा, जैसे कि तुमने यूज़ करा होगा ना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो जिस तरह आपका दूसरे लोगों का डेटा आपके पास में आया हुआ होता है, तो आप उनसे रीच आउट कर सकते हो। इसी तरह जो इनके एजुकेशन पोर्टल्स बने हुए होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के बने हुए होते हैं, जहाँ पर स्लाइड जो लेक्चर्स होते हैं, उनका डेटा भी उन बच्चों का डेटा भी उसमें आया हुआ होता है, उनके एडमिशन पोर्टल में। तो उन बच्चों को रीच आउट करो, उनसे पूछो क्लास में क्या चल रहा है, मैं किसको इस तरह करूँ, उनसे कॉल पे बात करो, वो तुम्हें गाइड करेंगे। तुम्हारे सीनियर्स होंगे, उनसे बात करो, क्लासमेट्स होंगे, उनसे बात करो, उन सबसे बातचीत करो। यानी कि ये दूसरा हल है कि अगर तुम्हारी अपॉइंटमेंट तुम्हें लेट मिलती है और तुम यहाँ पे लेट आते हो, तो तुम अपनी पढ़ाई को इस तरह कवर कर सकते हो। छठी चीज़ ये है कि तुम नहीं कर सकते हो, तो यानी कि तुमने डिसाइड कर लिया अभी इतना लेट हो रहा हूँ, तो मैं सेमेस्टर स्किप करके अगले सेमेस्टर में एडमिशन ले लेता हूँ मैं। यूनिवर्सिटी ने बोला कि आपको अगले सेमेस्टर में हम एडमिशन दे रहे हैं, एडमिशन लेटर आपके हाथ में आगे नेक्स्ट सेमेस्टर का। आपने बोला नेक्स्ट सेमेस्टर में जाऊँगा, तब आप क्या करो? आप लैंग्वेज पे फोकस करो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आईटी की फील्ड की बात करूँगा। मैं अगर यहाँ जॉब पोर्टल पे अप्लाई करने बैठता हूँ ना, तो 800 जॉबें आती हैं, ठीक है? और उसमें से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में जाऊँ ना, तो मुझे 100 से भी कम, 100 से भी नहीं, 37 मिलती हैं। हाँ, मुझे कल मैंने आखिरी अप्लाई करा था, 37 मुझे मिल रही थी, और 800 जॉबें आ गई थी, जर्मन लैंग्वेज का अलग से मांग रही थी वो। तो जर्मन लैंग्वेज में आईटी की फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती आईटी की फील्ड में इतनी, और आईटी की फील्ड में इतना मांग रहे हैं। तो अगर आप इधर उधर के बैकग्राउंड से आ रहे हो, विदाउट आईटी वाले आ रहे हो, तो फिर तो आप फंस जाओगे यहाँ पे बगैर लैंग्वेज के। क्योंकि मैं खुद एज ए स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पढ़ाई आपको इजाजत नहीं देगी कि आप लैंग्वेज पे फोकस करो। आप अगर आप सिर्फ और सिर्फ शुरू में अगर आपका है कि आप पूरे ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो आप, और अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं कि 3 कोर्सेज निकालते हैं एक सेमेस्टर में और साथ में जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन मैं अभी पढ़ाई का एक अलग टॉपिक है कि क्या किस तरह करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स की कुछ अलग स्ट्रेटजी होती है, मेरी क्या स्ट्रेटजी, बाकी की स्ट्रेटजी क्या है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस अनसर्टेनिटी को मैनेज करने का यही तरीका। तो थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आपको लाजमी बताइएगा कमेंट्स में, और आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा। आपका भाई हाजिर है 24/7। थैंक यू।